जब भी आपको घर का कंस्ट्रक्शन करवाना हो, अगर आपको समझ नहीं है तो आपका फालतू खर्चा होना पक्का है। गारंटी है 1 से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे आपके। लोगों का किस वजह से नुकसान होता है, उनको आइडिया ही नहीं होता कि कंस्ट्रक्शन कैसे होगी और फालतू खर्च क्यों होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वालिटी के साथ हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। क्वालिटी हम अच्छी से अच्छी रखेंगे कंस्ट्रक्शन की हमारे घर की, और हम कोशिश करेंगे 1 से 2 लाख रुपए बचाने की। यहाँ पे इसमें कुछ हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, करीब 10 से 11 पॉइंट हो सकते हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप कैसे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को कम कर सकते हैं और जो वेस्टेज होने वाला है उसे कैसे कम कर सकते हैं और कहाँ पे कॉस्ट कटिंग की जा सकती है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट होने वाला है हमारा, वो आर्किटेक्ट और इंजीनियर को लेके होने वाला है। किसी भी निर्माण को करने से पहले हमें इन दो में से किसी एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमें ड्राइंग, प्लान, एलिवेशन, ये सभी चीज़ों की ड्राइंग्स बनवानी पड़ती है। लोग इनको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसका कारण क्या है कि ये लोग फ़ीस लेते हैं। ये आपको फ्री में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये इनका एवरेज आउट जो फ़ीस जो होती है वो 25,000 होती है इंजीनियर की या आर्किटेक्ट की, जिसमें कि वो आपको ड्राइंग बना के देते हैं। ड्राइंग में आपकी प्लानिंग होती है, इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग होती है, प्लम्बिंग की ड्राइंग होती है, स्टील की ड्राइंग होती है, एलिवेशन होता है, और प्लानिंग से रिलेटेड ब्रिक वर्क वगैरह दिया हुआ रहता है ड्राइंग में, और डोर विंडो की डिटेल्स होती है। तो इस तरीके की प्लानिंग करके देते हैं और बहुत ही बढ़िया प्लान बना के देते हैं लोग। तो लोग इनको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर उनको फ़ीस देनी होती है। बट दोस्तों, मेरी बात का अगर आप यकीन मानेंगे तो आपको इंजीनियर या आर्किटेक्ट दो में से किसी भी एक व्यक्ति को जो है ज़रूर हायर करना चाहिए। दोस्तों, इंजीनियर या आर्किटेक्ट किसी को भी एक को इसलिए हायर करना चाहिए, वो अपनी फ़ीस ज़रूर 25,000 रुपये ले रहा है, बट वो उसके बदले में आपको 1 से 2 लाख रुपए की बचत करके देगा आपके कंस्ट्रक्शन में। उसका कारण किस तरीके से हो सकता है? यदि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से घर बनवाएंगे तो वो क्या करेगा दोस्तों, वो उस पुराने घर को देखेगा जिसमें उसने कार्य किया होगा और उसके अनुसार वो काम करेगा आपके घर में। जैसे कि यदि उसने किसी भी 1,000 स्क्वायर फीट के घर में काम किया है और उसने उसमें 15 कॉलम दिए है, तो अगर आपका भी प्लॉट 1,000 स्क्वायर फीट का है तो उसमें भी वो 15 ही कॉलम देगा। बट इंजीनियर यहाँ पे ये नहीं करता है, या आर्किटेक्ट के पास जाएंगे तो वो भी ये नहीं करेगा। वो प्लानिंग के हिसाब से काम करेगा। यदि आपका काम 10 कॉलम में हो रहा है तो वो 10 ही कॉलम देगा, वो 15 कॉलम नहीं देंगे। इस तरीके से वो काम करते हैं, है ना। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंजीनियर को हायर करें कि मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपकी जो है ना कॉस्ट कटिंग इंजीनियर या आर्किटेक्ट ही कर पाते हैं, ठेकेदार लोग नहीं कर पाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करते हैं कि अपनी जो इनसाइड और अपर साइड दोनों साइड की जो वॉल्स होती है उन दोनों का साइज जो 9 इंच का ले लेता है, जिससे कि उसको उसमें बेनिफिट मिलता है। एक तो लेबर के में इसमें उसकी कमाई ज़्यादा होती है और मटेरियल तो आपका लगता ही लगता है, तो इसमें आपका भी चले जाता है पैसा अधिकतर। बट इंजीनियर जो क्या करता है कि आउटर की जो वॉल होती है उसे वो 8 इंच या 9 इंच की बनवाएगा, और जो इनसाइड में जितनी भी आपकी वॉल्स होंगी घर के अंदर की, उन्हें वो 8 इंच की में अंदर की जितनी भी वॉल्स होती है उसे वो 4 इंच के ही रूप में बनवाएगा, और 1 इंच का उसमें प्लास्टर हो जाएगा दोनों साइड से मिला के। तो टोटल वॉल की थिकनेस अपनी हो जाएगी 5 इंच। यदि इंजीनियर जो भी ड्राइंग बनाएगा तो उसमें स्टील की जो डिटेल देगा, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे दोस्तों वो हेवी स्टील्स का इस्तेमाल करता है, और जहाँ पे नहीं है ज़रूरत तो वहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं देगा हेवी स्टील्स। आपको मिनिमम स्टील्स में ही काम चला देगा। वहाँ पे आपकी एक तो कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता है कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। वो इंजीनियर को हायर नहीं करते, उनको लगता है कि वो 25,000 फीस दे रहे हैं, बट वो ये नहीं देखते कि जो घर का निर्माण कर रहे हैं वो उसमें तो स्टील का जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा वेस्टेज निकलता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को देंगे तो जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ अननेसेसरी स्टील प्रोवाइड कर देगा वो, ज़रूरत से ज़्यादा स्टील लगा देगा, आपको टन के हिसाब से चलेगा वो। दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है हमारा, यदि मान के चलती है कि आपके पास में 1,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है ना, तो आप 1,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे कभी घर मत बनाइए, है ना। इस तरीके से बनाओगे तो आपके डुप्लेक्स बनाने में आपको अतिरिक्त लागत लग जाएगी। आप यदि 1,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो उसमें से मात्र 800 या 900 स्क्वायर फीट में घर बनाओ। यहाँ पे 100 स्क्वायर फीट जो है आप ये ओपन एरिया के रूप में छोड़ दीजिए। एक तो वाश एरिया की इसमें चल जाएगा आपका 60-70 स्क्वायर फीट, और बाकी का कुछ बचाओ पार्किंग के हिस्से में चला जाएगा। इससे होगा क्या दोस्तों कि जो आपका नीचे में कुर्सी लेवल, प्लिंथ लेवल में जो आपकी फुटिंग से लेके प्लिंथ तक के जो खर्च लगने वाला है, वहाँ पे सीधा सीधा आपको 150 से 200 स्क्वायर फीट का जो पैसा है वो बचेगा, क्योंकि नीचे जो एक्सक्यूशन वर्क होता है वहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट जो है वो लगता है नीचे के प्लिंथ एरिया में हमें। दोस्तों, यहाँ पे जो अगला हमारा टॉपिक होने वाला है स्टील। तो स्टील में क्या करना है दोस्तों हमें, कि हम जो देखते हैं जनरली एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जगह जगह पे लिखा होता है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा पर हर जगह लिखा हुआ रहता है, आप जानते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ब्रांडेड स्टील की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको 10% एक्स्ट्रा महंगा पड़ेगा आपको स्टील।
तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, जो नॉर्मल स्टील होता है आपके लोकल एरिया में जो मिलता है वो स्टील भी कोई ख़राब नहीं होता है। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि स्टील एक तो आपका ISI मार्क होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्टील के ऊपर लिखा होना चाहिए FE 500 या FE 415। ये दोनों हमारे स्टैंडर्ड हैं और ये स्टैंडर्ड ग्रेड के स्टील होते हैं, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि लोकल कंपनीज़ होती है जो लोकल एरिया में बनाती है स्टील्स, और जो आप ब्रांडेड स्टील की तरफ जाएंगे जैसे टाटा, जिंदल, इन सभी के ऊपर अगर किसी भी ब्रांडेड कंपनी पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको 10% एक्स्ट्रा जो स्टील पे कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगली चीज़ आपको क्या करना है दोस्तों, हाउस का कंस्ट्रक्शन करते समय इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि घर की जो हाइट है आपकी टाइल्स के फ्लोर लेवल से लेके छत के अंदर की हाइट वो आपकी 10 फीट होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो सेंटरिंग लगेगी वो आपकी 10 फीट 6 इंच पे लगेगी और आपको अंदर जो है 10 फीट हाइट मिलेगी। तो इसमें होगा क्या कि आपका जो एक्स्ट्रा जो ईंटें लगनी होती है 10 फीट के ऊपर, यदि आप हाइट बढ़ाते हैं जैसे 11, 12, 12.5 जितना भी रखते हैं, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा आपका ब्रिकवर्क भी बचता है, प्लास्टर भी बचता है, एक्स्ट्रा लेबर भी बचती है। हर तरीके से इसमें आपकी जो है कॉस्ट कटिंग होती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कंस्ट्रक्शन करते वक्त कि आपको जो अंदरूनी हाइट है आपके मकान के अंदर की फ्लोर लेवल से आपकी सीलिंग के हाइट के बीच की, ये आपको 10 फीट रखना है। इसके अंदर आप यदि फॉल सीलिंग भी लगाएंगे तो भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपकी 9 फीट पे फॉल सीलिंग कंप्लीट हो जाएगी और 9 फीट आपको इजीली इसमें जगह मिलने वाली अंदर। यहाँ पे यदि फैन वगैरह भी लगाते हैं तो बराबर इसमें एयर सर्कुलेशन वगैरह बराबर होगा घर के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। दोस्तों यहाँ जो अगली चीज़ है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, डोर फ्रेम के बारे में। अक्सर आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग या तो आपके रिलेटिव जिन्होंने घर बनाया वो आपको यही सलाह देंगे कि आप लकड़ी की डोर फ्रेम लगाइए, सागवान की लगाइए। पर दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यदि आपको हाउस की लागत में यदि कुछ कटौती करनी है तो आप ये सागवान की डोर फ्रेम के ऊपर ना जाए, क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी की यदि डोर फ्रेम लेते सागवान में तो आपको 6 से 7 हज़ार रुपये की पड़ती है पर डोर फ्रेम। तो यहाँ पर जो आपका अगर आपके घर के अंदर 7 से 8 दरवाजे भी है तो मोटा मोटी मान के चलिए कि 40 से 50 हज़ार रुपये आपके उसी में खर्च हो जाएंगे। यहाँ पे अगर इस चीज़ को बचाना है तो आप यहाँ पे देवा सेक्शन लगाइए MS का, या तो आप GI में चले जाइए, GI का आप सेक्शन ले लीजिए देवा सेक्शन, तो वो वाला तकरीबन आपको 2000 के समथिंग पड़ती है एक चौखट। तो ये आपका तकरीबन 15,000 के समथिंग में सारे मकान की अपनी डोर फ्रेम जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आपके यहाँ पर इजीली 30 से 35 हज़ार रुपये बच जाते हैं। तो आप ये काम कर सकते हैं कि GI की देवा सेक्शन यहाँ पे डोर फ्रेम बनवा सकते हैं। और दोस्तों सेम आपको यही चीज़ विंडो में भी करना है। विंडो में भी आपको वुडन के ऊपर नहीं जाना है, ना तो टीक वुड की लगवानी है आपको विंडो फ्रेम, या तो फिर जो आपका सागवान फ्रेम है वो भी नहीं लगाना है आपको विंडो में। यहाँ पे भी आप MS की सिंपल सी राउंड बार के बनवा लीजिए, या आप चौकोर बार भी ले सकते हैं, स्क्वायर बार। आप सबसे बढ़िया राउंड बार बनवाइए, आपको बहुत सारी नेट पे डिजाइन्स मिल जाएगी, तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं विंडो के लिए, ग्रिल बनवाने के लिए। और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होती है, इजीली आपके 1500-1600 रुपये में बन जाती है। एक विंडो की 5x4 के यदि मान के चलते हम तो करीब 1500-1600 रुपये की पड़ती है आपको पर ग्रिल। तो आपके यहाँ पे बहुत पैसे बचने वाले हैं। दोस्तों जो अगली चीज़ है वो हमारी फॉल सीलिंग है, और नॉर्मल जो फॉल सीलिंग होती है उसे भी करने के लिए लाखों रुपए लग जाते हैं, बहुत काफ़ी खर्चा आता है फॉल सीलिंग के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी डिज़ाइंस होती है, लाइटिंग के ऑप्शंस होते हैं, उसमें बहुत सारे वायरिंग उसकी अलग से होती है ना, लाइट्स आपको अलग से लाने पड़ेंगे, लेबर, POP का खर्च, इन सभी चीज़ों को मिला के काफ़ी महंगा पड़ता है फॉल सीलिंग का काम। इसके बजाय आपको आज मार्केट में देखेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोफाइल लाइट आता है आजकल, जब आप प्लास्टर करवाओ उसी समय कटिंग करा के उसमें आप फिक्स कर सकते हैं। वहाँ पे आप प्रोफाइल लाइट जो है अलग अलग डिज़ाइंस में लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आप मार्केट से इसको ले सकते हैं, इजीली आपको इलेक्ट्रिकल की शॉप पे ये चीज़ें मिल जाएगी और आप इसे लेबर पे करवा सकते हैं। इसमें काफ़ी खर्च जो है आपका बचेगा और दिखने में भी सुंदरता की इससे बहुत अच्छा दिखता है। ये जो प्रोफाइल लाइट्स होती हैं इनको आप सेम जैसा कि आपकी फॉल सीलिंग में लाइट्स लगती है उसी तरीके से आप सीलिंग में भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। इसमें POP की शीट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये डायरेक्ट आपके प्लास्टर में फिक्स हो जाती है। आपको कटिंग करवाना पड़ता है प्लास्टर के समय, तो इसे आप उस समय ध्यान रखिए। यहाँ पे इजीली आपके 50 से 55 हज़ार रुपये बचने की संभावना है। दोस्तों यहाँ पे अगली चीज़ होने वाली है हमारे घर की फ्लोरिंग के लिए टाइल्स। जब भी आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो टाइल्स में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जितना बड़ा पीस लेंगे आप, जितना बड़ा साइज रखेंगे टाइल्स का वो उतनी ही महंगी आएगी, और जितना छोटा करते जाएंगे साइज वो उतना ही सस्ता पड़ता है टाइल्स में। तो यहाँ पे जो आइडियल साइज होते हैं होम रेजिडेंस के हिसाब से वो आपके 2x2 की होती है टाइल्स और 2x4 की।
जनरल यूज़ जो होता है ये आपके घर के कंस्ट्रक्शन में आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही अलग अलग डिज़ाइंस में अवेलेबल हो जाएगी शॉप पर। तो यहाँ पर हम 2x2 की टाइल्स का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी कॉस्ट जो है इसमें बचेगी। इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप डिजिटल टाइल के ऊपर जा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको वेराइटी ऑफ डिज़ाइन बहुत मिल जाएंगे। तो आप 2x2 की ले सकते हैं। ये इजीली आपको 35 से 40 रुपये पर स्क्वायर फीट के अंदर में मिल जाएगी मार्केट में। मैं यहाँ पे ब्रांडेड टाइल्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकल टाइल्स की बात कर रहा हूँ। लोकल टाइल्स में आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी मोटाई जो हो वो आपकी 10 से 12 mm होना चाहिए। टाइल्स की 10 mm तो मिनिमम होना ही चाहिए। एकदम आपको थिकनेस के ऊपर ध्यान देना है टाइल्स के टाइम पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ब्रांडेड टाइल्स बिल्कुल नहीं लगानी है हमें, क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली होती है और टाइल्स में ऐसा कोई अंतर होता नहीं है। ड्यूरेबिलिटी दोनों की एक सेम ही होती है। आप लोकल टाइल्स बिल्कुल ले सकते हैं। दोस्तों यदि ब्रिकवर्क की बात करें यहाँ पे, तो ब्रिकवर्क में हमारे पास में एक तो रेड ब्रिक का ऑप्शन अवेलेबल होता है और दूसरा हमारे पास फ्लाइस ब्रिक है और तीसरा हमारे पास डबल AC ब्लॉक का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं रेड ब्रिक की बात करूं तो ये करीब आपको 9 से 10 रुपये पर ब्रिक का रेट पड़ता है और फ्लाइस ब्रिक की बात करें तो ये 6 से रुपये के समथिंग में आपको मिल जाएगी पर ब्रिक। तो यहाँ पे आप फ्लाइस ब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्यूरेबिलिटी इनकी भी अच्छी होती है। आपको सिर्फ ब्रिक वर्क करते समय ये ध्यान रखना है कि मसाला जो आप इसमें इस्तेमाल करें वो आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मसाला सुबह बनाया और वो शाम तक चल रहा है 6 बजे तक, है ना। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। तो आप इसको एटलीस्ट ये देखिए कि आप सुबह यदि मसाला बनाया तो 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर अंदर आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। इससे आप 2-3 बार मसाला बना लीजिए, क्योंकि फ्लाइस ब्रिक में क्या होता है, जनरली हमारे पास में काफ़ी शिकायतें आती है कि इसके अंदर क्रैक डेवलप होते हैं, क्योंकि इसका जो सरफेस होता है वो थोड़ा ज़्यादा स्मूथ होता है रेड ब्रिक की अपेक्षा। इस कारण इसके अंदर क्रैक्स आते हैं और DPC वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप फ्लाइस ब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आपके काफ़ी पैसे बचेंगे। दोस्तों जो दूसरा हमारा पॉइंट था डबल AC ब्लॉक का, और इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि एक तो इसके साइजेस बड़े होते हैं और इसमें ब्रिकवर्क में जो होता है इसके जॉइंट्स जो होते हैं वो काफ़ी कम आते हैं, जिसके कारण आपका इसमें एक तो सेंड भी बच जाती है, एडहेसिव की कॉस्ट भी कम पड़ती है, लेबर भी कम लगती है और जो मेन जो इसमें आपकी बचत होगी वो प्लास्टर के टाइम पे होगी, जिसमें कि आपका 6 से 7 mm के प्लास्टर में भी काम हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं आती। बहुत ही बढ़िया ये ब्लॉक होते हैं और आप जितना भी मल्टी वगैरह में सब जगह देखेंगे आजकल ये यही इस्तेमाल होते हैं। लाइट वेट होते हैं, आपकी बिल्डिंग का एक्स्ट्रा लोड भी नहीं बढ़ता है इसमें। दोस्तों अगला जो पॉइंट है हमारा वो पुट्टी पेंट है और आपको अंदर मकान के और मकान के बाहर दोनों ही तरफ जो है पुट्टी पेंट ही करना है। आपको रस्टिक के ऑप्शंस पे नहीं जाना है, क्योंकि रस्टिक जो होती है आपको काफ़ी महंगी पड़ती है। इसका कवरेज भी कम होता है, आपको 60 से 70 स्क्वायर फीट का ही कवरेज मिलता है और इसके बैग्स भी करीब 900 से 1000 रुपये के समथिंग आते हैं और ब्रांडेड में जाएंगे तो ये और भी महंगी हो जाती है। यदि आपको करना हो तो सिर्फ सामने के फ्रंट फेस जो होता है हमारा एलिवेशन, उसके ऊपर आप कुछ डिज़ाइंस बना सकते हैं, वहाँ पे आप रस्टिक इस्तेमाल कर लीजिए। बाकी जो अपना पूरा मकान है घर के अंदर और बाहर में आउटर साइड या टावर वगैरह जो भी है ऊपर, वो सभी जगह पुट्टी का ही इस्तेमाल करिए। पुट्टी जो आपको काफ़ी कम रेट में मिलती है और इसका कवरेज बहुत ही अच्छा होता है। आप 2 कोट पुट्टी कीजिए, 2 कोट कलर कीजिए। कलर में आपको ये ध्यान रखना है कि आप ट्रैक्टर इमल्सन ले लीजिए, अच्छी क्वालिटी का कलर है एशियन पेंट का। आप बिल्कुल इसमें फिनिशिंग जो है अच्छी आएगी। पुट्टी की यदि आपने ग्राइंडिंग अच्छे से कराई है तो उसके ऊपर आप ये कलर कीजिए 2 कोट, अच्छी फिनिशिंग आएगी। आपको कोई महंगे कलर के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, रॉयल वगैरह है ना, इन चीज़ों के ऊपर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाकी आप घर का जो बाहरी आपका हिस्सा है वहाँ पे आप अपेक्स जो है वाटर प्रूफ कलर करवा लीजिए, जिससे कि आपको फ़ायदा ये होगा कि अंदर जो सीलन वगैरह है वो जल्दी नहीं आएगी और आपका जो कलर है वो काफ़ी जल्दी फीका नहीं पड़ेगा। क्योंकि होता है कि आप लोकल कलर ले लेंगे तो लोकल कलर्स जो होते हैं वो आपके 1-2 साल के अंदर पूरे डल हो जाते हैं और बहुत ही ऐसा लगता है जैसे कि काफ़ी पुराना हो गया होगा मकान। बाकी आप अच्छी कंपनी का ही कलर लीजिए, आपको ज़रूरी नहीं कि एकदम हाई एंड क्लास ही लेना हो।